10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये 10% का नियम है। ऑप्शन ए। लिंडेमान 1942 ने 10% का नियम 10% लॉ दिया। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। मतलब जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता है वो उसके अगले वाले पोषण स्तर में वो 10% ऊर्जा ही ग्रहण करता है। जैसे मांसाहारी शाकाहारी जंतु को खाता है तो उसका 10% ऊर्जा ही ग्रहण कर पाता है। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में रूपांतरण के पश्चात तो ये घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागति के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ हास्य होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा प्राप्ति होती है। जब 10% घटती है तो ये जो शीर्ष उपभोक्ता हैं उनके पास सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को, तो ये सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी ओमनिवोरस को होता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जो पोषण स्तर होते हैं उसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो यह उलट जाता है तालाब, समुद्रिक में, लेकिन इसमें वो नहीं है तो ये तालाब में सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा अपराइट होता है और यही जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब या समुद्र में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात इन्वर्टेड होता है। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैववानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। इस प्रकार बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम समीचीन प्राप्त होता है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैविक आवर्धन। ध्यातव्य है कि
जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अम्लीकरण बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे डीडीटी ये सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसके जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा क्योंकि यह तृतीयक उपभोक्ता है। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय है डीडीटी एक कीटनाशक है। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। जैवानिकी बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। ये गलत है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। बायोनोमिक्स पारिस्थितिकी का पर्याय है जैवानिकी, ये सही है। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 2 एवं 3, ऑप्शन 2 एवं 3 सही है। जैवानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। इस प्रकार बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो वह होगा तृतीय उपभोक्ता सांप में, ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, तब डीडीटी का सांद्रण सांप में अधिक होगा। जैव भूरासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भूरासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला गैसीय चक्र, दूसरा अवसादी चक्र। गैसीय साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस चक्र, गैसियस साइकिल में उदाहरणतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र आते हैं और अवसादी सेडिमेंट्री साइकिल में उदाहरणतः कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर तथा पोटेशियम चक्र आते हैं। ये भू रासायनिक चक्र के प्रकार हैं। ध्यातव्य है कि जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को भी ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। उदाहरणतया घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। इसके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित अथवा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह
दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है: नगनीकरण, न्यूडेशन, प्रवास, माइग्रेशन, स्थापना, इसेसिस। उसके बाद आते हैं प्रतिक्रिया, रिएक्शन, फिर स्थिरीकरण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाएं: पहले नगनीकरण, न्यूडेशन आता है, फिर प्रवास, माइग्रेशन आता है, फिर स्थापना, इसेसिस। उसके बाद प्रतिक्रिया, रिएक्शन, फिर स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। तो इसे याद कर लीजिएगा: न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक परावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रस्थापित नहीं करते हैं? तो यह नहीं करते हैं जल की सीमाओं एवं आग के कारण। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती हैं। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो हमने पढ़ा था नगनीकरण, न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, प्रवास, फिर स्थापन, इसेसिस, फिर प्रतिक्रिया, रिएक्शन, फिर स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन ए। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है: न्यूडेशन, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिकी तंत्र को साम्यावस्था में रखने हेतु जागरूक नागरिकों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरी देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। एपिको आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। इसके अंतर्गत मनुष्यों द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है।
अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है। इसमें मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। पदछाप का ये है मोटर वाहन उत्सर्जन, सीवेज, जल उपयोग, विद्युत उत्पादकता। जिनकी उपयोगिता बढ़ेगा उतना ये पदछाप बढ़ती जाएगी। मानव समुदाय व देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकी पदछाप के आकार का सम्यक बन सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिह्न पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर ग्लोबल हेक्टेयर्स है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव व प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 वर्गों में वर्णन करता है। इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। जैसे व्यवस्था सेवाएं, प्रोविजनिंग सर्विस, इसके अंतर्गत आते हैं खाद्य एवं जल का उत्पादन, ये होता है व्यवस्था सेवाएं, प्रोविजनिंग सर्विसेज। नियंत्रण सेवाएं, रेगुलेटिंग सर्विसेज, इसके अंदर आता है जलवायु और रोग का नियंत्रण। समर्थन सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज, पोषण चक्रण और फसल परागण। इसके बाद आता है सांस्कृतिक सेवाएं, कल्चरल सर्विसेज, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं। संरक्षण सेवाएं, प्रिजर्विंग सर्विसेज, विविधता अनुरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र की ये विभिन्न सेवाएं हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, यह है भूमंडलीय हेक्टेयर्स ग्लोबल हेक्टेयर्स। ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है ग्लोबल हेक्टेयर्स। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम इकोनॉमिक असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? समर्थन, सपोर्टिंग सेवा, तो ये है पोषण चक्रण और फसल परागण। ये है समर्थन सेवा, सपोर्टिंग, पोषण चक्र और फसल परागण। पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं, ये मोस्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, जीव, जलाशय इत्यादि। बहुत जल के आवास लैंटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है।
बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।